जो लेसन का नाम है यहाँ पर दो चर वाले रैखिक समीकरण युग्म। युग्म मतलब होता है जोड़ा, पीछे से चलते आएंगे। युग्म मतलब जोड़ा। समीकरण, सबसे पहले हम समीकरण के बारे में समझेंगे आखिरकार समीकरण कहते किसको हैं। चलिए तो पहले हम समीकरण के बारे में ही समझ लेते हैं। समीकरण यानी इक्वेशन, कब इक्वेशन कहा जाता है। अभी जस्ट पहले पढ़ा हमने बहुपद के बारे में। यदि बहुपद के जो बहुपद को किससे दर्शाते हैं, px से। यदि px की जगह पर शून्य आ जाता है, क्या आ जाता है, शून्य। यदि px की जगह शून्य आ जाए तो वही रूप क्या कहलाने लगता है, समीकरण कहलाने लगता है। यहाँ पर किसी बीजीय व्यंजक या बोल सकते हैं बहुपद के बराबर में कोई अचर पद आ जाए या शून्य आ जाए, क्या आ जाए, शून्य आ जाए, ठीक है ना। व्यापक रूप होता है जो बराबर में शून्य हो, उसे समीकरण कहते हैं, उसे समीकरण कहते हैं। देयर इज अ बिग डिफरेंस बिटवीन पॉलिनोमियल्स एंड इक्वेशन। उसमें क्या होता है, px बराबर दर्शाया जाता है और इसमें समीकरण के यानी बहुपद के बराबर में 0 रख देते हैं, जबकि उसमें 0 नहीं रखते हैं। 0 कब रखते हैं, जब वहाँ पर हम शून्य निकालते हैं, ठीक है ना। शून्य के लिए 0 रखते थे। तो इसको जो व्यापक रूप होता है इस प्रकार से होता है। व्यापक के लिए तो कई लिखे जा सकते हैं, क्योंकि अभी बताया नहीं गया है कि समीकरण कौन सा है, 2 चर वाला है, 1 चर वाला है, 3 चर वाला है, 4 चर वाला है, ऐसा तो कुछ नहीं बताया गया। अभी केवल हम समीकरण के बारे में समझ रहे हैं। तो देखिए कैसे, जैसे हो सकता है, जैसे लिखा हो केवल x बराबर 5, तो ये भी एक समीकरण है, बराबर लगा है। इसको इस तरफ पक्षांतर करके ले आएंगे तो x माइनस 5 बराबर 0 हो जाएगा, यानी कि x माइनस 5 बहुपद है। देखिए x माइनस 5 बराबर 0, ये क्या कहा जाएगा, बहुपद। और बहुपद के बराबर में 0 रख दिया जाए तो वो क्या कहलाने लगता है, वो समीकरण कहलाने लगता है। ओके, ऐसा भी हो सकता है 3x प्लस के 4y बराबर 7। ऐसा भी हो सकता है 7x प्लस के 3y माइनस के 2z बराबर 8। इसके बाद ऐसा भी हो सकता है 7/2x प्लस के 3/4y बराबर 0। ये भी हो सकता है। ये सभी क्या है, समीकरण। अब बात आती है समीकरण के प्रकारों पर। तो यहाँ पर इसमें देख रहे होगी तो एक ही क्या है, x है, केवल एक चर है, तो इसको क्या बोला जाएगा, एक चर वाला रैखिक समीकरण। और रैखिक क्यों बोला जा रहा है, इसके पहले जस्ट पढ़ चुके हैं, अभी पढ़ेंगे दोबारा से। समीकरण में रैखिक में क्या होता है कि चर की घात क्या होती है, एक रहती है। तो इसमें देखिएगा एक ही घात है, तो इसलिए रैखिक बोला जा रहा है। अभी तो हम समीकरण के बारे में बात कर रहे हैं। समीकरण ऐसा भी हो सकता है x² प्लस के y² बराबर 8। ऐसा भी हो सकता है x² प्लस के 2x प्लस के 3 बराबर 0। ऐसा भी हो सकता है, ये भी समीकरण है। ऐसा भी हो सकता है x³ प्लस के 2x² प्लस के 4x माइनस के 3 बराबर 8 या 0 रख दें, तो हो सकता है इस प्रकार का समीकरण। इसको भी समीकरण बोला जाएगा, इसको भी समीकरण बोला जाएगा, इसको भी समीकरण बोला जाएगा। बात आती है इसमें एक चर है, एक चर वाला समीकरण। इसमें 2 चर हैं, 2 चर वाला समीकरण है। इसमें 3 चर हैं, x y z, तो 3 चर वाला समीकरण। इसमें देखिए 2 चर हैं, तो 2 चर वाला समीकरण। इसमें 2 चर वाला समीकरण, ये भी है कि नहीं। इसमें देखिए एक चर वाला समीकरण, एक ही चर है। इसके बाद यहाँ देखिए एक चर वाला समीकरण। तरीका होते हैं ना। अगर फिर बात की जाए यहाँ पर, ये क्या है, ये रैखिक समीकरण एक चर वाला, ये रैखिक समीकरण 2 चर वाला, ये रैखिक समीकरण 3 चर वाला, क्योंकि सभी की एक एक पावर है और 3 है इसमें चर, तो 3 चर वाला क्या है, एक पावर से रैखिक समीकरण। इसके बाद 2 चर वाला रैखिक समीकरण। यहाँ पर आ जाते हैं, फिर यहाँ पर क्या है, इसमें रैखिक समीकरण नहीं है, ये क्या है, द्विघात समीकरण। 2 चर वाला द्विघात समीकरण, क्योंकि 2 चर हैं और द्विघात भी है। यहाँ पर देख लीजिए एक चर वाला द्विघात
समीकरण। यहाँ पर देखिए इसमें कितने चर हैं, एक ही चर है ना, तो इसमें क्या हो गया, एक चर वाला त्रिघात समीकरण। कोई डाउट इतने में? एक चर मतलब कि एक्स ही तो आ रहा है, इसमें और कछु आ रहा होगा, और कछु तो नहीं आ रहा हो। इसमें क्या आ रहा है, एक्स ही आ रहा है, और जब एक्स आ रहा है तो एक ही चर तो है, ABCD का एक अक्षर ही तो लगा है। हाँ, तो एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर लिखा है जो, तो इसमें एक्स है और वाई है, तो ABCD के दो अक्षर नहीं आ गए, तो दो अक्षर मतलब कि वे दो चर हैं, तो यहाँ पर क्या होगा, दो चर का समीकरण हो गया। अब बिल्कुल अगर अलग अलग होते तो उसमें कितने हो जाते, तीन चर हो जाते। जैसे कि यहाँ पर एग्जाम्पल दिया तो गया है XYZ, तो यहाँ पर तीन चर वाला क्या हो गया, ये रैखिक है क्योंकि एक पावर है सभी पर। और यदि दो पावर लगा देते इस पे इस पे इस पे तो क्या हो जाता, तीन चर वाला द्विघात समीकरण। ठीक है, समझ पा रहे हो। इसके बाद आता है, पीछे से कहा था हमने युग्म के बारे में समझते हैं। युग्म क्या होता है, जोड़ा होता है, किसी भी चीज़ का जोड़ा ले लीजिए, ठीक है ना। जैसे कि किसी भी चीज़ का ले लो, जैसे कि मान लो जूते आते हैं तो वो भी जोड़ा में, चप्पल आती तो वो भी जोड़े में, एक जोड़ा बोलते ना। और एक अलग अलग प्रकार के जोड़ा होते हैं, ठीक है। जैसे साड़ी का जोड़ा भी बोल देते हैं, साड़ी के जोड़ा आते हैं। इसी प्रकार से यहाँ समीकरणों के जोड़ा है। फिर बात आती है रैखिक समीकरण के बारे में। तो रैखिक समीकरण क्या होता है जरा समझिएगा। रैखिक समीकरण तो बहुपद में रैखिक बहुपद तो पढ़ा था, बस वैसे ही यहाँ पर रैखिक समीकरण है लीनियर इक्वेशन। लीनियर इक्वेशन, लीनियर इक्वेशन किसे कहते हैं। अब बात आ रही समीकरण ही पे, तो एक ऐसा समीकरण जिसके चर की घात क्या होती है, एक होती है। क्या कहा हमने, एक ऐसा समीकरण जिसके चर की घात एक होती है। एक ऐसा समीकरण जिसके चर की घात एक होती है, केवल एक होती है, केवल एक होती है, यही होगा। जैसे एग्जाम्पल ले लिया जाए, घात के बारे में कहा एक, यहाँ पर चर तो नहीं कहा, अभी चर की तो बात ही नहीं हो रही। हम जितने चाहे उतने चर ले सकते हैं, हमें तो घात से मतलब है कि घात एक होनी चाहिए, तभी उसको क्या बोलेंगे, तभी उसको रैखिक बोला जाएगा। जैसे कह दिया जाए x बराबर 3, ये भी तो रैखिक है, इन्हीं में से उठा लो जो कहा था। जैसे 3x प्लस के 4y बराबर 7 है, यही रैखिक है। इसके बाद इसमें से उठा लो 7x प्लस 3y माइनस के 2z बराबर 8, ये भी रैखिक है। इसके बाद यहाँ पर ये है 7/2 इंटू एक्स प्लस के 3/4 इंटू वाई बराबर 0, ये भी रैखिक है कि नहीं रैखिक। तो ये सभी रैखिक समीकरण में आएंगे। बात तो अभी चर की हुई ही नहीं, अब तो हम सीधे एक एक करके चले आ रहे हैं। पहले समीकरण के बारे में समझा, फिर रैखिक समीकरण के बारे में, फिर दो चर वाले रैखिक समीकरण के बारे में समझेंगे। ओके, तो यहाँ पर इस प्रकार से ये सब क्या कहे जाएंगे कि ये क्या है, रैखिक समीकरण है। अब बाद में यहाँ पर आती है रैखिक तक समाप्त होगा, फिर आते हैं दो चर वाले रैखिक समीकरण। तो पहले इन्हीं में समझ लो, तो ये एक चर वाला रैखिक समीकरण है, ये दो चर वाला रैखिक समीकरण है, ये तीन चर वाला रैखिक समीकरण है। इसे दो चर वाला रैखिक समीकरण कहेंगे क्योंकि इसमें एक्स और वाई लगे हैं, केवल दो ही तो अक्षर लगे, एक्स वाई जेड, सॉरी ABCD के दो अक्षर ही तो लगे। ठीक है, अब इसके बाद आते हैं दो चर वाले रैखिक समीकरण पर। दो चर वाले रैखिक समीकरण, दो चर वाले रैखिक समीकरण किसे कहेंगे। अभी देखा रैखिक समीकरण पढ़ चुके, तो हम क्या लिखेंगे कि बे रैखिक समीकरण जिनमें चर कितने होंगे, दो होंगे। जैसे कहा जाए बे रैखिक समीकरण जिनमें केवल दो चर होते हैं, दो चर होते हैं। ओके, दो चर होना चाहिए। जैसे एग्जाम्पल में ले लिया जाए, या इसका चलिए व्यापक रूप लिख लेते हैं पहले।
व्यापक रूप। जो व्यापक रूप होता है इसका क्या होता है, ए एक्स प्लस के बी वाई प्लस के सी बराबर 0। ये स्टैंडर्ड फॉर्म होता है। जैसे जैसे दो चर वाले रैखिक समीकरण है ना, तो काय में से आए जी, रैखिक समीकरण ही में से आए। तो इसमें बताइए दो चर वाला रैखिक समीकरण कौन है, ये है। इसको इसमें लिखा जाएगा 3x प्लस के 4y बराबर 7। अगर हम इसको पक्षांतर करके इस तरफ लेके आ जाएं तो -7 हो जाए तो इस रूप का बन जाएगा। देखिए जिसमें ax और y चर हैं और ये a b c d ये क्या है, गुणांक है। समझ पा रहे हैं। सो इसमें दो चर वाला रैखिक समीकरण हो गया। इसके बाद ए भी लिखा हुआ है 7x प्लस के 3y माइनस के 2z बराबर 8। तो ए भी एक दो चर वाला रैखिक समीकरण है, सॉरी 3 चर हो गया इसमें, इसको नहीं लिया जाएगा। ए वाला लिया जाएगा 7/2x प्लस के 3/4y बराबर 0। इसको लिया जाएगा, दो चर हैं इसमें। इसको क्यों नहीं लिया जाएगा, इसमें 3 चर हैं, 1 2 3 चर हैं इसमें। तो ये सबको क्या कहा जाएगा, ये दो चर वाले रैखिक समीकरण है। तो इनको हम किस रूप में लिख सकते हैं, व्यापक तरीका तो ये है ax प्लस के by प्लस के c। अब जरूरी नहीं है, कह रहे होगी कि x ही x ले आ रहे हैं, y ले आ रहे हैं, और कछु का नहीं ले आ रहे, और कछु ले लो। देखिए जैसे कि कह दिया जाए 3p प्लस के 2q माइनस के 5 बराबर 0। तो इसमें pq है, दो चर हैं। ऐसे ही ले लिया जाए 7a प्लस के 3b माइनस के 8 = 0। इसमें भी देखिए दो चर हैं कि नहीं है। तो इनको क्या कहा जाएगा, दो चर वाले रैखिक समीकरण। अब बात आती है युग्म पर। तो पहले इतना उतार लो, फिर युग्म के बारे में समझते हैं। देखिए तो अब हम समझते हैं जो युग्म में लिखा हुआ है ना, तो पूरा जो है कि दो चर वाले रैखिक समीकरण युग्म। अभी हमने पढ़ा था केवल एक समीकरण ऐसा जिसमें क्या हो, दो चर हो गए। अब यहाँ पर हम कितने समीकरण पढ़ेंगे, दो समीकरण पढ़ेंगे जिनमें क्या होंगे, दो दो चर होंगे। और वो चर कैसे होंगे, दोनों समीकरण में एक जैसे होंगे, तभी उसको युग्म बोला जाएगा। कैसे, देखिएगा। दो चर वाले रैखिक समीकरण युग्म क्या होते हैं, समान चर वाले दो रैखिक समीकरणों के जोड़ा को, दो रैखिक समीकरणों के जोड़ा को दो चर वाले रैखिक समीकरण युग्म कहते हैं। दो चर वाले रैखिक समीकरण युग्म कहते हैं। इसका जो व्यापक रूप होता है क्या होता है, समझिएगा जरा अच्छे से। व्यापक रूप, वहाँ हमने लिखा था दो चर वाले रैखिक समीकरण का व्यापक रूप होता है ax प्लस के by प्लस के c बराबर 0। अब ऐसे ये कर लेना, ax प्लस के by प्लस के c बराबर 0, ये होना चाहिए। अब लेकिन यहाँ तो ये गुणांक अलग होंगे। क्या कहा है कि उसके समान चर होंगे, इसमें x y है तो इसमें भी x y होंगे, लेकिन ये गुणांक क्या होंगे, बदले जाएंगे। अगर एक ही जैसे गुणांक हो जाएं तो वो समीकरण तो वही कहलाए ना, अलग थोड़ी ना कहलाए, अलग लेना है। जब अलग लेंगे तो इसमें गुणांकों को अलग दर्शाने के लिए पहले वाले में 1 1 लगा देते हैं, मतलब a1 b1 c1, और यहाँ पर दूसरे वाले में 2 2 a2 b2 c2 ये बन जाते हैं। तो इन्हीं दोनों समीकरणों को बोला जाता है दो चर वाले रैखिक समीकरण युग्म। समझ रहे हो, इनको क्या बोला जाएगा, दो चर वाले रैखिक समीकरण युग्म। अब बात आती है इनके हल पर, और इनकी जब रेखाएं खींचते हैं तब उन पर बात आती है। देखिए जैसे दो
चर वाले रैखिक समीकरण युग्मों के हल निकालेंगे। वक्र की प्रकृति, वक्र यानी कि जिसको बोलेंगे हम रेखा, क्योंकि रेखीय है ना, तो रेखा की प्रकृति कैसी आएंगी रेखाएं, जब दो रेखाएं खींचे तो कैसी होंगी भाई, एक दूसरे को काटेंगी कि एक दूसरे से बिल्कुल संपाती चलेंगी या समांतर चलेंगी, ये बनेंगे तीन प्रकार की। और इसके बाद संगत और असंगत, संगत और असंगत, ठीक है, समझिए अच्छे से। मान लेते हैं, माना जो व्यापक रूप तो है ये दो चर वाले रैखिक समीकरणों का व्यापक रूप, तो युग्म समीकरण युग्म क्या है, माना समीकरण युग्म a1x प्लस के b1y प्लस के c1 बराबर 0, a2x प्लस के b2y प्लस c2 बराबर 0। इनमें कंडीशन क्या बनती है, पहली कंडीशन बनती है, क्या कंडीशन बनती पहली, कि इनके जो गुणांक हैं वो निकाल लेंगे हम अलग। फिर गुणांकों के बीच में जो संबंध होता है, तो क्या संबंध आया तो हम कितने हल कहेंगे, उससे कितने हल होंगे, बिना सॉल्व किए हम बता सकते हैं कि इनके कितने हल आवे, बिना सॉल्व किए, यानी कि हम एक्स वाई को मान निकाले बिना हमें बता देंगे कि इसके कितने हल होंगे, एक होंगे कि बिल्कुल होंगे ही नहीं कि बहुत सारे होंगे, ये वाला बता सकते हैं। तो पहली कंडीशन बनती है कि जब a1/a2 किया जाए, मतलब इसका इससे अनुपात निकाला जाए, तो वही अनुपात b1 b2 का भी निकाला जाए और ये बराबर ना आवे, का है बराबर ना आवे, अलग हो जावे। किस किस का, a1 a2 का अनुपात b1 b2 के अनुपात के बराबर ना आवे, अलग हो जावे, तो क्या होता है, तो रेखाएं कैसी होती हैं, तो रेखाएं प्रतिच्छेदी होती हैं, प्रतिच्छेदी होती हैं। प्रतिच्छेदी कैसे, दो रेखाएं होंगी इस प्रकार से, एक रेखा मान लीजिए ए है, एक दूसरी रेखा ए है, तो एल एम दो रेखा हैं, एक दूसरे को एक बिंदु पर काट रही, तो हल कितने होंगे इसके, हल कितना होगा इसका, क्या जगह काट रहे हैं, एक जगह, तो जितने जगह काट रहे हैं उतने हल होते, एक जगह काट रही है तो क्या होंगे, हल क्या होगा, एक अद्वितीय हल, अद्वितीय हल, ठीक है। अब संगत असंगत में, अब इन दोनों का देखिए संगे संगे हैं कि अलग अलग हैं, मिली है ना कहीं ना कहीं इनका मिलान हुआ है, तो संगे हुई ना ये कभी, मतलब इनने एक दूसरे से हाथ मिलाया है, मिलाया, ऐसा तो है नहीं दुश्मनी है सो दूर दूर भाग रहे हैं, ऐसा तो है नहीं, इनने एक दूसरे से क्या किया, हाथ मिलाया, और जब हाथ मिलाया तो क्या होंगे, संगे यानी संगत होंगे। सो यहाँ पर लिखेंगे संगत रेखाएं होंगी, संगत रेखाएं। कोई डाउट हो तो बता दो, इसमें नहीं है। फिर दूसरी कंडीशन क्या आती है, देखिए जरा, दूसरी कंडीशन बनती है कि जब a1/a2 बराबर हो जावे b1/b2, यानी b1/b2, और बराबर ना हो वह c1/c2 के। देखना a1 और a2 का अनुपात जितना है उतना ही b1 b2 का अनुपात आवे, लेकिन c1 c2 को उतना ना आवे, अनुपात अलग आवे, और जब उतना नहीं आए तो रेखाएं कैसी होंगी, तो रेखाएं समांतर होंगी, समांतर होती हैं, तो रेखाएं समांतर होती हैं। समांतर कैसे हो, देखो जिनके बीच में कैसा हो, समान अंतर हो, ये एल मान लेते एम, तो इनके बीच का भी बराबर अंतर होना चाहिए, मान लो एच है यहाँ दूरी, तो यहाँ भी कितनी होनी चाहिए, एच ही दूरी होना चाहिए। किसी भी बिंदु पर ले लीजिए समांतर में, उनके बीच में क्या होनी चाहिए, समान दूरी होनी चाहिए। जैसे कहा जाए रेल की पटरी देखी होंगी, दोनों पटरियाँ वो समांतर होती हैं एक दूसरे की, अब भले ही चाह जैसे हों टेढ़ी मेढ़ी इस प्रकार से,
तो दोनों होंगी ना एक साथ टेढ़ी मेढ़ी, तो उनके बीच का कैसा होता है, क्या बराबर रहता है। अब ये नहीं कि कहीं कहीं कर दिया जाए, कम कर दिया है, कहीं ज़्यादा कर दिया जाए, तो ट्रेन की पटरी कैसे चलेगी, मतलब ट्रेन कैसे चलेगी पटरी पर, नहीं चल पाएगी ना। तो वो कैसी होती हैं, समांतर होती हैं, समझ रहे हो। इसके बाद इसमें हल निकालेंगे तो हल कितने आएंगे इसके, क्या एक दूसरे से मिल रही, मिल रही नहीं, मिल रही ना। और जब मिल ही नहीं रही, एक दूसरे को काट ही नहीं रही हैं ये, तो क्या हल होगा इसका, नहीं होगा, एक भी हल नहीं होगा, यानी कि कोई हल नहीं, कोई हल नहीं। अच्छा, बात आती है संगत असंगत की, तो क्या ये मिल रही एक दूसरे से, नहीं मिल रही ना, मिल ही नहीं रहे, तो ये तो वे अपनी तरफ भागते चले जा रहे जी, अपनी तरफ भागते चले जा रहे, मिल तो रहे नहीं है। और जब नहीं मिल रहे तो क्या होंगे, असंगत होंगे। तो रेखाएं कैसी होंगी, असंगत, असंगत रेखाएं, असंगत रेखाएं, ठीक है। तो इतना उतारिए, एक कंडीशन और है तीसरी वाली, पहले इसको उतारिए। तो इसके बाद आती है तीसरी कंडीशन। तीसरी कंडीशन क्या होती है, क्रम से देखते चलिए। पहले में आया था कि A1 A2 का जो अनुपात था वो बराबर नहीं था B1 B2 के, फिर हो गया था क्या, A1 A2 का जो अनुपात था वो बराबर हो गया था B1 बटे B2। जब बराबर हो गया तो तीसरे पर चलेंगे, लेकिन तीसरा नहीं था बराबर। अब इसमें क्या होगा, A बराबर हो जाएगा, यानी तीनों बराबर हो जाएंगे, C1 बटे C2। तीसरी कंडीशन ये बनेगी, यानी कि जब A1 बटे A2 बराबर हो जाए B1 बटे B2 के और बराबर हो जाए C1 बटे C2 के, ये हो जाए इससे, तो रेखाएं कैसी होंगी, तो रेखाएं समपाती होंगी, समपाती होती हैं। अब समपाती क्या चक्कर है समपाती का, अभी तो हम प्रतिच्छेदी देख चुके, एक दूसरे को काट देती हैं। इसके बाद समांतर देख चुके, एक दूसरे से मिलती ही नहीं है, ये अच्छी खासी दुश्मनी चलती है इनमें, मिलते नहीं एक दूसरे से। यहाँ पर समपाती, इनमें अच्छी खासी दोस्ती चलती है, जितने पहली वाली से होते दूसरी वाली से। देखिए कैसे, एक रेखा है ये L, और इसी के ऊपर से थोड़ा डायरेक्ट कर देंगे, इसी के ऊपर से दूसरी रेखा जाएगी, सीधी है, फीट से निकाल लीजिएगा, ठीक है। इसको M मान लिया, ऊपर वाली को एक तरफ मान लो, चलो इधर हमने M मान लिया। तो दोनों रेखाएं देखिए एक दूसरे के ऊपर चल रही हैं, यानी साथ साथ चल रही हैं। तो देख रहे होगी कि इसके जो हल निकाले जाएंगे तो कितनी जगह काट रहे हैं, ये कितनी जगह काट रहे हैं नहीं पता कर सकते ना, अनेक जगह काट रहे हैं। हल कितने आएंगे, अनेकों हल आएंगे, तो यहाँ पर लिखेंगे अनेक हल होंगे। देखो जितने देखो, यहाँ देखो, यहाँ देखो, हर जगह बिंदु काट रहे हैं, देखो बिंदु नहीं बन रही हर जगह। जैसे कि मोबाइल में हम जूम इन करते जाते, जूम इन करते जाओ पता चलता जाता है, ऐसे ही इसको जूम इन करते जाओ, जूम इन करते जाओ, खींचते जाओ, तो हमें पता चलता जाएगा कि इनके बीच में क्या है, बहुत सारे बिंदु कट रही हैं एक दूसरे, क्योंकि जो रेखा होती है छोटे छोटे बिंदुओं से मिलके ही बनी होती है। रेखा क्या होती है, छोटे छोटे बिंदुओं से मिलके बनी होती है। अगर उसको देखो डॉट करके खींचते जाओ, इसको क्या करते जाओ, जूम इन करते जाओ, जूम इन करते जाओ, जूम इन करते जाओ। जैसे कि अपनी फ़ोटो देखते हैं मोबाइल में, जूम इन करते जाते हैं तो उसमें वो पिक्सल दिखते हैं, उसमें पिक्सल दिखते हैं कि काय से मिलके फ़ोटो बनी है, कई सारे पिक्सल मिलके एक फ़ोटो बनती है। तुम्हें तो ये पता चल जाता है कि बल्कि यहाँ एक फ़ोटो है, लेकिन उसमें क्या है, कई सारे पिक्सल होते हैं। तो ऐसे ही इसमें क्या है, यहाँ पर देख रहे होगे कि समझ रहे होगे एक रेखा है, और ये रेखा क्या है, कई सारे बिंदुओं से मिलके बनी हुई है। ऐसे कई सारे बिंदु मिल जाएंगे हम। तो ये दोनों रेखाएं हैं, कई बिंदुओं पर काट रही हैं, और जब कई बिंदुओं पर एक दूसरे को काटेंगी तो इनके हल भी उतने ही होंगे।
तो इनके हल क्या लिख देंगे, अनेक हल होंगे। अब कहा जाए कि ये संगत होंगी, क्या संगत होंगी, कैसे होंगी, संगत, क्योंकि कट रहे ना एक दूसरे के साथ में। तो यहाँ लिखेंगे संगत रेखाएं होंगी, संगत रेखाएं। कोई डाउट इतने में, इसको कंप्लीट करिए।